गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर 154 है। यूपी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 154 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न 4 स्टेटमेंट वाला है। ये निम्नलिखित पर विचार करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण आने वाला ज्वार भाटा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से की जा सकती है। इनमें से किन घटनाओं की व्याख्या। देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल ग्रेविटी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ग्रेविटी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी, और सूर्य तथा चंद्रमा के कारण आने वाला जो ज्वार भाटा है पृथ्वी पर, वो सभी। तो इन सभी की व्याख्या, इन सभी घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ के लिए। देखिए, उपरोक्त सभी घटनाओं के पीछे का कारण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, और इन चारों घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा 6 गुना 1/6वां भाग 1/6वां भाग 66 गुना। देखिए, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ठीक है, ये स्कूल से आप पढ़ते आ रहे होगे, ये चीज़ 1/6वां भाग होगा। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। इस कारण चंद्रमा जो है वस्तुओं पर कम आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है यानी मास। बिल्कुल, अभी तो ऊपर पड़ा। और सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है। अभिकेंद्रीय है, अपकेंद्रीय है, सेंट्रीपिटल ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। और चंद्रमा का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। अधिक अगर होगा था स्टेटमेंट तो गलत हो जाता। नंबर 4 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, कौन सा इसमें सही होगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों से विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त की ओर घटता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जो है वो पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार जो उसका वेट है वो स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी का तल है, इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी घटती जाएगी। पहला स्टेटमेंट भी घटा रहा तो सही है। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दीजिए। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ ध्रुवों पर ग्रेविटी सर्वाधिक होती है, और जैसे इक्वेटर की तरफ जाती जाती है तो घटती जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट भी घटा रहा है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन वेट बदल जाता है या बदल सकता है। सारे के सारे करेक्ट, डी आंसर। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर जी का मान यानी ग्रेविटी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता जाता है। तो पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा भी सही है। क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, परंतु जो उसका भार है, जो उसका वेट है, इसके स्थान पर निर्भर करता है, जो परिवर्तित हो सकता है। नंबर 5 पर आ जाइए। कागज की एक सीट है और एक पत्थर है, उनको एक समान ऊंचाई से गिराएंगे पृथ्वी पर, तो क्या होगा। बिल्कुल, कागज बाद में आएगा, पत्थर पहले आ जाएगा। ठीक है, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यानी पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा पत्थर, कागज बाद में। अच्छा, इन चीजों को वैक्यूम में गिराएंगे, निर्वात में गिराएंगे तो तब दोनों साथ में पहुंचेंगे। तो पृथ्वी पर कागज की एक सीट तथा पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज जो है पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यानी पत्थर पहले पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है।
गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 6.673 इंटू 10⁻11 यह है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान, और यह है पृथ्वी का द्रव्यमान, और यह है पृथ्वी की त्रिज्या। स्कूल में पढ़ा होगा न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो गति का जो पहला नियम है, मान लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। और गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है वो वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। और गति का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे निकल कर जाती है, तो धक्का भी पीछे की तरफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ग्रेविटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह पृथ्वी पर कहीं भी हो। तो पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी पर ग्रेविटी है, ठीक है। और किसी भी कोने में चले जाओ ग्रेविटी है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। क्षीण बल है या प्रबल बल है? क्षीण बल है तो वस्तुओं को बांधे कैसे रखा हुआ है हमको पृथ्वी पर, देखिए क्षीण बल ही है ये, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, हर जगह ग्रेविटी है। नहीं होती तो उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाते, ठीक है, क्योंकि ऊपर का तो पूरा खाली पड़ा है ना, फिर भी नहीं गिरता कोई ऊपर की तरफ। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक क्षीण बल है, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध ना हो और पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या होगी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, बी है इसका आंसर। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा। और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान होता है नगण्य, इसलिए हम वस्तु को पृथ्वी की ओर गति करते नहीं देखते। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में, एक फ्रेम में डाल दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है और सभी वस्तुओं का जो जड़त्व है वो समान होता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता, बाकी घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण जितना अधिक होगा गति उतनी कम होगी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला करेक्ट है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा गलत है, क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और उसका SI मात्रक है किलोग्राम kg। बोनस पॉइंट होते हैं, बोनस अंक मिलते हैं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो। बल का SI मात्रक क्या है बताइए? बल का SI मात्रक है न्यूटन। तो बल का जो SI मात्रक है वो न्यूटन है और इसका प्रतीक चिन्ह है N, कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दो वस्तु का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी जो दिशा होती है वो वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है।
दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, और इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। स्कूल में पढ़ा होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन संवेग का ऐसा ही मात्रक है? संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, बी। देखिए, संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे किलोग्राम मीटर सेकंड -1 के रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्रिकेट का खेल चल रहा है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर्स का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना न्यूटन के गति के कौन से नियम का उदाहरण है? यह है न्यूटन का दूसरा नियम, या तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, दूसरा ही है। देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन होता है इसमें। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर्स तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव कम पड़ता है। आपने क्रिकेट खेला होगा तो ऐसा किया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गैलीलियो जो है वो इटली के थे। इटली के एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों में भी कौन कौन सी कैटेगरी थी उनके पास? खगोल शास्त्री थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे। क्या थे वो खगोल शास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, और साथ ही शिल्पकार भी थे। सभी थे वो। तो गैलीलियो थे कहाँ के? इटली के। खगोल शास्त्री थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ के साथ साथ कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न दूरदर्शकों की श्रेणी को विकसित किया था, यानी सीरीज ऑफ टेलीस्कोप। नंबर 15 पर आ जाइए। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है, तथा बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह परिकल्पना सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी? यह परिकल्पना की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? कोपरनिकस ने, टॉलमी ने, वराहमिहिर या आर्यभट्ट? यह परिकल्पना सबसे पहले टॉलमी ने की थी। सी है इसका आंसर। तो टॉलमी ने द्वितीय शताब्दी में परिकल्पना की थी कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, तथा बुध शुक्र बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कोपरनिकस ने क्या किया था? पर कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में सौरमंडल का सूर्य जो है वो सौरमंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल दिया था उन्होंने, ठीक है। वो परिकल्पना जो है टॉलमी ने पहले कर दी थी। नंबर 16 पर आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और बहुत से समुद्री जीव समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और बहुत से समुद्री जीव जो हैं जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर नियत बनाए रखता है। स्थल की अपेक्षा जो जल है वो जल्दी गर्म होता है। और चौथा है, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हवा को प्रभावित करती हैं। एक स्टेटमेंट इसमें पक्का गलत है और 3 करेक्ट है, और अपने को इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, लेकिन ये गलत है सी वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है। स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है, गलत है। स्थल जल्दी गर्म होता है, जल बाद में। देखिए, जल की अपेक्षा जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी, और यह वायु ऊपर उठती है और वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिससे समुद्र के ऊपर की वायु कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो स्थल जल्दी गर्म होगा, बाद में जल गर्म होगा। नंबर 18 पर आ जाइए। ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यह सड़े गले
जीवों का अंश है, यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, यह मृदा को सरंध्र या छिद्र युक्त या रंध्र में या पोर बनाता है। कोई भी सही नहीं है इसमें से, में एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। ह्यूमस जो है सड़े गले जीवों का आंसर सही है, यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, मृदा को पोर बनाता है, सारे के सारे सही है। इनकरेक्ट ढूंढना अपने को, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो आंसर देंगे हम डी। देखिए, मृदा में सड़े गले जीवों के टुकड़े उपस्थित होते हैं जिसे बोलते हैं ह्यूमस, और यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है क्योंकि यह मृदा को सरंध्र यानी पोर बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के भीतर जाने में सहायक या सहायता देता है। नंबर 19 पर आ जाइए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, कौन सा विकल्प गलत है इसमें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं और वायु में उपस्थित धूल कणों के साथ साथ प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता यानी विजिबिलिटी को घटाती है, कम करती है। और धूम कोहरा विशेषकर सर्दियों के मौसम में बनता है, यानी स्मॉग फोग। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त सभी सत्य हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, सारे तो नहीं है सही, कोई एक गलत है इसमें पक्का, और वो गलत है पहला वाला। सी सही है, बी सही है, पहला वाला गलत है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड साथ ही सल्फर के ऑक्साइड, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत है एसिड रेन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा, ठीक है, स्कूल से पढ़ी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी तक फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकल्प ए गलत है क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर उसे अम्लीय बनाते हैं, अतः नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु में उपस्थित धूल कणों के साथ साथ प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता यानी विजिबिलिटी को कम करती है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है, इसे बोलते हैं स्मॉग फॉग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, ओजोन के बारे में स्टेटमेंट आ गया। ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओजोन विषैली गैस है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। ये तो सारे सही हो गए, विषैली गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, डी सही है। तो ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन जो है एक विषैली गैस है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो दूसरा वाला भी सही, तीसरा भी सही। ओजोन परत जीवों के लिए एक रक्षा परत का काम करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषण करती है ये, ठीक है। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं ओजोन के बारे में, इसको आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है। यह ऊपरी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। ओजोन के निर्माण की बात करें तो ओजोन प्राकृतिक रूप से भी बन रही है और मानव आप लोग तो बना ही रहे हो, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बनेगी तो ऊपरी वायुमंडल में बनेगी यानी समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन प्राकृतिक रूप से आणविक ऑक्सीजन के साथ सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के संपर्क के माध्यम से बनती है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करती है। मानव निर्मित कैसे बनेगी, जमीनी स्तर के जो ओजोन है या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हमारे द्वारा सांस ली जाती है और मुख्य रूप से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों के बीच फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं से बनती है। ये कहाँ से आए, मानव ने फैक्ट्रियाँ लगाई उससे आए। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के, इनसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आरओ की परीक्षा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, फुल टेस्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम तक 1 टाइम पेमेंट 399 में। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली एक टेस्ट को जरूर देखा कीजिए यूट्यूब पर। धन्यवाद।